नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान में लगातार पिछले 3-4 दिनों से इस तरह की चर्चाएं हैं कि कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है। भजनलाल सरकार में नए मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। इस चर्चा का जन्म कहां से हुआ? मीडिया में, राजनीतिक गलियारों में इस तरह की चर्चाएं क्यों हो रही हैं? लोकसभा चुनाव से पहले वाकई में इसका कोई अर्थ भी है या नहीं? ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढने की क्या बीजेपी इस वक्त इस पूरी चर्चा पर विराम लगाएगी? तमाम सवाल है। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। अगले 1 घंटे हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस खबर की सच्चाई क्या है और कहां से इसका जन्म हुआ है। हमारे साथ बीजेपी से निर्मल सैनी जी हैं, श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, संगीता परिक्रमा जी जोधपुर से वरिष्ठ पत्रकार हैं, राकेश वशिष्ठ जी भरतपुर से वरिष्ठ पत्रकार हैं, और कांग्रेस के प्रवक्ता के साथ साथ हमारे साथ राजीव डॉक्टर मुनेश अरोड़ा है, उदयपुर से वरिष्ठ पत्रकार है, राजीव जैन जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, और सीबी यादव जी, दीक्षा खंडेलवाल जी आ गई निर्मल जी की जगह। तो सीबी यादव जी और दीक्षा खंडेलवाल जी, कांग्रेस बीजेपी। तो दीक्षा जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। ये चर्चा कहाँ से आई है दीक्षा जी? क्यों इसका जन्म हुआ है? कहाँ, क्या लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह की कोई संभावना आपको नजर आ रही है? देखिए, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है, लेकिन लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आप ये देख रहे हैं चौथा स्तंभ जिसे हम कहते हैं मीडिया, मीडिया बंधुओं ने खबर चलाई है तो उनके पास कोई ऐसी सूचना होगी। भारतीय जनता पार्टी में अभी ऐसी कोई सूचना और ऐसी कोई चर्चा नहीं है। अभी पूर्णतः लोकसभा चुनाव के ऊपर हम लोगों का फोकस है। लोकसभा चुनाव के लिए हम लोग पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो चर्चा आई है, क्योंकि होना है ये, पर अभी ऐसा कुछ मेरे संज्ञान में और पार्टी के संज्ञान में नहीं है। क्योंकि जब हम ऐसी कोई चर्चा होती है तो पार्टी कार्यालय पे या कुछ लोगों के बीच में जरूर आती है, लेकिन ये सिर्फ किसी पर्टिकुलर किसी चैनल पे चलने के बाद ये चीज चर्चा में आई है। तो जी, तो बीजेपी इस बात का खंडन करती है कि इस तरह की कोई खबर इस वक्त नहीं है। लोकसभा चुनाव पूरी तरह से लक्ष्य है, और लोकसभा चुनाव जहां लक्ष्य है, सीबी यादव जी, भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, एक तरफ तो बीजेपी में इस तरह की खबरों का कहां से जन्म होता है वो तो एक अलग मुद्दा है। ऐसा नहीं हो सकता कि मीडिया में खबर हवा में कहीं से आ गई। खबर का कहीं ना कहीं से जन्म हुआ है। लेकिन बात ये सीबी यादव जी कि हम एक तरफ तो बीजेपी मंत्रिमंडल की बात खबरों खबरों में सुर्खियों में है, दूसरी तरफ है कि भारत जोड़ो यात्रा की कैसे हवा निकल रही है राजस्थान में। जिस तरह से बहुत ही मतलब कहीं पता ही नहीं चला कि कहाँ आपकी यात्रा राजस्थान में प्रवेश की, सारे नेता पहुंचे, और अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जंग अभी भी उसी तरह से बनी हुई है। रोजाना उसके नए नए तस्वीर देखने को मिलती है। शुक्रिया मीना जी। पहली चीज तो जो मंत्रिमंडल गठन पे आपने बात की, बेसिकली ये उनका आंतरिक मामला है और साथ ही ये मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र होता है। लेकिन हमने देखा कि यहाँ सीएम का कोई अपना अधिकार क्षेत्र नहीं है। जब सीएम का चयन ही विधायकों का अधिकार क्षेत्र नहीं है, तो मंत्रिमंडल का गठन तो उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है, क्योंकि यहाँ सीएम तब तक कुछ बात भी नहीं कर सकते जब तक कोई पर्ची नहीं आ जाए। नियुक्ति तो बहुत बड़ी बात है, फेरबदल तो बहुत बड़ी बात है। उनका खुद का अपॉइंटमेंट भी एक पर्ची पर होता है। ये ठीक है, उनका अपना मामला है, वो जिस तरह से भी अपना मंत्रिमंडल बनाए। लेकिन बहुत जरूरी चीज ये होती है कि जो राजस्थान की कानून व्यवस्था की स्थिति जिस तरह से बिगड़ रही है, दिन प्रतिदिन जो स्थिति बिगड़ रही है, मुझे लगता है सरकार को उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। मंत्रिमंडल की बैठक और डिस्कशन, और विपक्ष से भी अगर वो चर्चा करे और अनुभव का अगर फायदा ले, तो निश्चित तौर पर ये एक सकारात्मक चीज है, जो मुझे कहीं देखने को नहीं मिल रहा है कि मंत्रिमंडल की बैठकें हो रही है। दूसरी चीज, मैं आपका विपक्ष से चर्चा तो राजस्थान में ही नहीं, मुझे लगता है देश में भी अब बंद सी हो चुकी है। जिस तरह की परंपराएं पहले हुआ करती थी, आज की तारीख में विपक्ष और सत्ता पक्ष का वो तालमेल देखने को नहीं मिलता है। राजीव जैन जी। अच्छी शुरुआत हुई थी। शुरू में सीएम भजनलाल जी अशोक गहलोत जी के पास गए थे। मुझे लगता है, मुझे उस समय लग रहा था कि थोड़ी सी इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। उनके पास अनुभव भी नहीं था, तो वो बहुत जरूरी भी चीज थी। लेकिन फिर उसके बाद में राजनीतिक प्रतिशोध और दूसरी चीजें, जो तमाम तरह की चीजें होती है, वो होती है। आपने जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात बताई, वो कैसे हमारे सिर्फ 1 घंटे के लिए आके प्रवेश होकर के उसमें 5 दिन का विराम लग गया, और उसमें बहुत बड़ी अच्छी जनसभा हुई है, अच्छी भारत जोड़ो यात्रा आई है,
सभी लोग, सारे लीडर वहां थे, कहीं कोई उसमें ऐसा कोई बात थी नहीं जिसमें कोई मनमुटाव वाली बात हो। सभी लोग एकजुट थे, एक मंच पर थे। तो ऐसा कोई फैक्ट ही नहीं है कि वो कहीं दिख नहीं रही हो। 2 तारीख से दोबारा से शुरू होगी तो वो बहुत बेहतरीन भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई भी ऐसी चीज हो जो कोई कमजोरी नजर आ रही हो। जनता से लगातार संवाद हो रहा है। तो हमारा उसमें भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जनता से ही तो संवाद का एक क्रम चल रहा है। तो उसमें तो मुझे लगता नहीं है कि वो एक बेहतरीन यात्रा चल रही है। यूपी के अंदर जिस तरह से जन समर्थन मिला है उसको, अगर मीडिया दिखाए पूरा, और जिस तरह से वो जो जन समर्थन था वो देखने लायक था। आज तक एक सोमोटो जन हम्म। समर्थन है जहाँ योगी जी की सरकार थी, तो उसको पूरी जी। जगह बहुत बढ़िया जन समर्थन मिल रहा है। और उसमें मुद्दे भी बहुत। बहुत बड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया जा रहा है, जो देश के जनमानस में अब तक मुद्दे नहीं थे। चाहे वो जाति जनगणना का मुद्दा हो, चाहे वो अग्निवीर हम्म। का मुद्दा हो, चाहे वो सामाजिक और राजनीतिक न्याय का मुद्दा हो। तो अच्छे मुद्दे थे जहाँ युवा लोग आकर के बढ़ चढ़ करके संवाद कर रहे हैं राहुल गांधी जी से। इससे बढ़िया और क्या हो जी। सकता है। जी, मान लेते हैं आपकी बात। राजीव जैन जी, राजस्थान में राहुल गांधी की यात्रा आई और चली गई, कितना पता चला लोगों को, कितना उसका असर देखने को मिला? एक तो ये सवाल कांग्रेस के पर्सपेक्टिव से है ही। दूसरी जो बड़ी बात इस वक्त जो हो रही है, खबरें, हेडलाइंस चर्चा में है कि बहुत मंत्रिमंडल में फेरबदल, कितनी गुंजाइश आप इस वक्त देखते हैं? हालांकि बीजेपी पूरी तरह इसका खंडन कर चुकी है कि अभी ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। देखिए मीना जी, जहां तक आपका दूसरा सवाल है मैं उसको पहले लेता हूँ। अभी दीक्षा जी बता रही थी कि उनका पूरा फोकस लोकसभा चुनाव पर, तो इस चीज की संभावनाओं से इनकार तो नहीं किया जा सकता कि लोकसभा चुनाव पर पूरा फोकस है भाजपा का। लेकिन जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ उसमें कहीं क्षेत्रीय और जातीय असंतुलन शुरू से झलक रहा। तो ये भी भाजपा की एक लोकसभा चुनाव की तैयारी की स्ट्रेटेजी में ये चीज है कि कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में कुछ ऐसे इलाके जो रह गए हैं और ऐसे कोई जाति सामाजिक समूह जो कहीं रह गए हैं उनको शामिल किया जाए। तो सबसे पहले तो मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा वर्ग है यादव वर्ग, और अलवर क्षेत्र का और जयपुर झुंझुनू के इलाकों में उनका अच्छा प्रभाव क्षेत्र है। और इस लिहाज से कहीं ना कहीं भाजपा पे दबाव भी था, या जो प्रदेश नेता है उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व तक ये बात पहुंचाई कि इस तरीके के कुछ चीजें को हमको करना चाहिए। तो वहां से शायद इंडिकेशन कुछ मिला होगा कि आप नाम सुझाइए कौन हो सकते हैं, क्या है। तो 3 या 4 लोगों को शामिल करने की बात चल रही है। ऐसे ही आदिवासी क्षेत्र में जो एक जानकारी सामने आ रही कि वहाँ जो भारत आदिवासी पार्टी है, बाप पीटीपी, जो क्षेत्रीय दल है वहाँ का, उसका प्रभाव ज्यादा है। तो उसका वहां भी भाजपा अपनी कमजोरी देख रही थी। तो उसी संदर्भ में मालवीय जी को भाजपा में शामिल किया गया और मजबूती के लिए वहां से भी कोई एक विधायक को मंत्री बनाया जाए जहां जिससे मजबूती दिखाई जा सके। और एक अन्य क्षेत्र से जैसे सुरेंद्र पाल सिंह टीकी को इन्होंने बनाया था, वो गंगानगर हनुमानगढ़ बेल्ट से, और वो चुनाव हार गए। तो एक स्थान उस इलाके को भी देने की कहीं ना कहीं चल रहा है। तो ये सब चीजें भाजपा एक तो रणनीतिक तौर पे भी काम करती है और राजनीतिक पार्टी है। तो उस लोकसभा चुनाव में जाना है आने वाले समय में, तो उस लिहाज से कहीं ना कहीं इन सब क्षेत्रों में कहीं मजबूती दिखाने के लिए इन इलाकों के विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल करके तो मजबूती तो मिलती है। किसी इलाके का, किसी जाति समूह का या सामाजिक क्षेत्र का कोई विधायक मंत्री बनता है तो उसके समर्थकों में उत्साह पनपता है, तो पार्टी से और ज्यादा लोगों को जोड़ता है। और भाजपा तो बहुत बड़ा लक्ष्य लेके चल रही है कि सभी 25 सीटें जीतनी है, और सीटों का जो मार्जिन भी रखना है वो भी भाजपा ने बहुत बड़ा तय कर रखा है कार्यकर्ताओं के लिए। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का भी ये दबाव होगा कि हमारे क्षेत्र के तो विधायक को, हमारे इलाके का तो कोई मंत्री नहीं है, हम अपनी समस्याएं किसको बताएं। तो ये अमूमन होता है, राजनीतिक दल जब अपना मंत्रिमंडल बनाते हैं तो वो क्षेत्रीय सामाजिक सब तरीके के समीकरणों को साधते हैं। जहां तक मीना जी आपका पहला सवाल था जो कांग्रेस की न्याय यात्रा, राहुल गांधी धौलपुर में आए जरूर, और वो उनका मेरे ख्याल से सिर्फ यादव जी ज्यादा बता पाएंगे, 3 मिनट की स्पीच हुई। एक उसमें राहुल गांधी पार्टी के जो सबसे बड़े नेता हैं, तो पूरे प्रदेश के जो अलग अलग गुटों में बटे हुए नेता हैं, तो सबको वहां अपनी हाजिरी देनी थी, तो वो उस लिहाज से गए। लेकिन आप पिछली भारत जोड़ो यात्रा देखें, इस न्याय यात्रा के अलावा जब पिछली भारत जोड़ो यात्रा निकली थी उसका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा था, क्योंकि उस समय सत्ता में थी पार्टी। उस समय सारे तमाम नेता उस यात्रा में शामिल हुए थे। लेकिन जो न्याय यात्रा है उसमें उत्साह की कहीं ना कहीं कमी दिखी।
मुद्दे तो बहुत अच्छे हैं हम्म, कि जो भी है जनगणना वाला या जो भी मुद्दे यादव जी ने गिनाए वो सब मुद्दे अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है कि कांग्रेस की कमजोरी की वो अपने मुद्दे आम जनता के गले नहीं उतार पाई। क्योंकि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारत जोड़ो यात्रा में भी इसी तरीके के मुद्दे थे, तो उन मुद्दों को भी कहीं ना कहीं कांग्रेस आम जनमानस के बीच में नहीं ले पाई या उनको अपने मुद्दों से आकर्षित नहीं कर पाई, तभी तो वो चुनाव हार गई। यदि कांग्रेस के मुद्दों पर जनता वोट देती तो आज कांग्रेस सत्ता में वापसी होती। और दूसरी तरफ भाजपा है जो अपने मुद्दे, जो मंदिर बनाना, राम मंदिर का निर्माण करना, या दूसरी तरफ धारा 370 हटाना, 3 तलाक, इस तरीके के मुद्दों को जनता के गले उतार चुकी है। तो जनता तो उन मुद्दों पर आकर्षित होगी। कांग्रेस अभी भी जिन मुद्दों को लेकर चल रही है कहीं ना कहीं उसकी कमजोरी। आप कांग्रेस के भाषण देखिए नेता के, राहुल गांधी जी के, उनका उनकी एक अलग छवि बन रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। उनकी छवि में बहुत निखार भी आ रहा है इस यात्रा से, लेकिन वो जिन चीजों पे अटैक कर रहे हैं वो जनता के गले नहीं उतर। वो उद्योगपतियों की सरकार या फलाने की, वो पिछले 8 साल 10 साल से कहते आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी लगातार जनता उनसे नहीं जुड़ पा रही, क्योंकि जनता ये मानती होगी ना, जो मेरा मानना है कि उद्योगपति भी इस देश के हैं। कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी तो वो भी इन्हीं को बन पाएगी, या इस ABC के अलावा कोई EFG को अपना लेगी। तो ये सब चीजें जनता के गले नहीं उतर रही कि कहीं ना कहीं कि वो कहा जाता है कि उद्योगपतियों से घिरे हुए हैं, तो वो चीज भी नहीं। और जो मुद्दे कांग्रेस अपने बता रही है जनता को, कहीं कहीं पिछले 7-8 साल के आप पूरे भाषणों को देख लें राहुल गांधी के, या कांग्रेस के उठाए मुद्दों को देख लें, या संसद में जिस तरीके की बातें की गई कांग्रेस की तरफ से, उन सब मुद्दों को देख लें, वो ही मुद्दे अभी तक चले आ रहे हैं। तो जनता कहीं ना कहीं उनको नकार चुकी है। प्रधानमंत्री की बहुत तीखी आलोचना करना। मैं इसमें एक चीज बता दूं मीना जी आपको, मैंने बहुत पहले पढ़ा था कहीं अटल बिहारी वाजपेयी का कोट, वो उन्होंने भाजपा के लिए एक बात कही थी कि भाजपा जीतती है या सीखती है, मतलब हारती है तो सीखती है कुछ। तो भाजपा तो उस चीज पे चल रही है कि या तो जीतना है या सीखना है। कांग्रेस तो ना तो जीत रही ना सीख रही। 8-10 साल से सब चीजें कांग्रेस का उसी डर्रे पे चल रही है जो जनता पिछले कई चुनावों में नकार चुकी, पिछले 3 विधानसभाओं के चुनावों में भी नकार चुकी। ये सारे मुद्दे इन चुनावों में भी उठाए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी ये सब मुद्दे उठाए थे, लेकिन जनता ने कहा नकार दिया। तो कांग्रेस को तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े आत्मचिंतन मंथन जो पार्टी करती है उसकी एक बार कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि फिर जरूरत है उसको कहीं ना कहीं सीखना चाहिए। ये तो कई बार हम चर्चा कर चुके हैं, और आज के दौर में कांग्रेस इस बात को जितना जल्दी बेहतर समझे, अब कांग्रेस कौन समझे, बात ये है। अशोक गहलोत गैंग कहता है कि सचिन पायलट ग्रुप नहीं समझता है, सचिन पायलट ग्रुप कहता है कि खड़गे जी नहीं समझते हैं, खड़गे जी कहते हैं कि पार्टी में कोई पार्टी को नहीं चाहता है, पर्सनल हितों को चाहता है। तो ये तो बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन कांग्रेस पार्टी फेस कर ही रही है, और उसी का आज परिणाम ये है कि आज कांग्रेस पार्टी वहां चली गई है जहां किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। हालांकि समय होता है, समय हर चीज का होता है, हर दौर अलग अलग लोगों को मौका देता है। और लोग, आज नरेंद्र मोदी एक बात बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को इतने लंबे समय तक देश ने सत्ता दी, लेकिन वो लोग देश के लिए नहीं सोच पाए, अपने लिए सोचते रह गए। बहरहाल आज उनके कहने का दिन है। सवाल ये है जो हम चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, कि राजीव जैन जी की जो बात है, जो तार्किक है, जो व्यवहारिक है, जो चुनाव के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, तो बीजेपी के प्रवक्ताओं को मीडिया से खबर मिलती है, ये वो खुद ही प्रूव अभी कह चुके हैं। मुनेश जी, आप क्या संभावनाएं देखते हैं? राजीव जैन जी जो बात बता रहे हैं, क्या लोकसभा चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिहाज से ही कुछ और लोगों को कैबिनेट में लेने की सरकार फैसला ले सकती है इस चुनाव से पहले, लोकसभा से पहले? मीना जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो भी वैकेंसीज पड़ी हुई है 30 तक कर सकते हैं वो भरना तो है ही, मगर जो पॉकेट्स खाली पड़े हुए हैं, सबसे पहले मैं अपना उदयपुर का ही उदाहरण लेता हूँ। मोहनलाल सुखाड़िया उदयपुर से चीफ मिनिस्टर रहे, गुलाब सिंह जी शेखावत रहे, गुलाब चंद कटारिया रहे, हनुमान प्रभाकर रहे, गिरजा व्यास रही, मगर आज उदयपुर शहर से और आसपास से कोई मंत्री नहीं है। बाबूलाल खराड़ी ट्राइबल को बिलोंग करते हैं, जो मालवीय की पूर्ति कर रहे हैं। जो पहले कांग्रेस में मालवीय होता था उनकी जगह एक पूर्ति करने के लिए खराड़ी को लाया गया, या इधर तक को लाया गया बड़ी सादड़ी से।
तो उदयपुर के लिए जो जरूरत है, या तो फूल सिंह जी को लाए या जैन साहब को लाए, ताराचंद जी जैन को लाए, या कोई ऐसा चेहरा लाए जो कि इस पूरे को क्योंकि फूल सिंह को हालांकि इन्होंने कोशिश की कि विधान प्रो टर्म स्पीकर बनाया, वो देवनानी जी नहीं होंगे तो फूल सिंह जी बैठेंगे, मगर एक परमानेंट मिनिस्टर होने से उदयपुर के लिए बहुत जरूरत है, ताकि भारतीय जनता पार्टी अपना पकड़ बना, चाहे ताराचंद जी को बना चाहे फूल सिंह जी को बना, दोनों में से कोई भी बनेगा तो नेचुरली जो उदयपुर संभाग है उसमें भारतीय जनता पार्टी की पकड़ होगी। रही जहां तक दूसरे क्वेश्चन आपका सवाल है, भारतीय जनता पार्टी जब से अभी तक सरकार में आई है और जिन वादों को लेकर के आई है, उसको देखते हुए मंत्री जो है भारतीय जनता पार्टी के, वो अपनी छाप नहीं छोड़ सके। आज भी जो कांग्रेस के काल में अफसरशाही हावी थी, जिस तरह का भ्रष्टाचार था, जिस तरह के अफसर मनचाही कर रहे थे, वो ही चल रहा है। मैं पर्सनली जानता हूं ऐसे हालात को कि जहां पे थानों के अंदर, हॉस्पिटल, पब्लिक को कोई राहत नहीं मिल रही, पब्लिक को यह महसूस नहीं हो रहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस राज्य में नहीं आ गई या भजनलाल की सरकार आ गई। अभी तो मंत्री अपने अफसरों से भी वाकिफ नहीं हो सके हैं। 100 दिन का प्लान की बात कही गई थी कि 100 दिन का प्लान बनाया जाएगा, उसके अंदर कार्यवाही, अभी तक जो समय निकल चुका है उसमें प्लान नाम की तो कोई चीज है ही नहीं, बस खाली वही पुरानी बात को जो अफसर कह के गए उन्हीं को घसीटा पे जा रहा है। जब तक भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर्स धरती पे नहीं उतरेंगे, गांव में शहरों में नहीं जाएंगे, लोगों से प्रेस से बात नहीं करेंगे, तब तक हालात सुधरने वाले नहीं है। आज तो हालात ये है कि अधिकारी भी मंत्रियों और एमएलए की बात नहीं सुन रहे। अभी जो जिस तरह के ट्रांसफर्स हुए, जिस तरह की आपाधापी मची, हालांकि नरेंद्र मोदी जी कह के गए थे कि ट्रांसफर्स कम से कम हो, इससे सत्ता पे वो फर्क पड़ता है। अधिकारी चाहे यहाँ रहे चाहे वहां रहे, काम तो वो वही करेगा जो उसको करना है, जो उसकी निष्ठा है वो वही रहती है, उससे परिवर्तन होने से कुछ नहीं होगा। उसमें ये जागृति पैदा की जाए कि वो जनता का काम करे और जन कल्याण के लिए आगे है। मगर वो हालात तो अभी अब आपको, आप भी देख रही होंगी, आप भी फील्ड में, मेरे सब साथी हैं वो भी फील्ड में है, ऐसा कोई सुधार होता हुआ तो हमें तो नहीं दिखा कि ऐसा आमूल चौमूल परिवर्तन आ गया हो, या जो एमएलए हैं या जो एमपी है या मंत्री है वो लोगों को जो राहत पहुंचाने के लिए उनके साथ बैठ के कर रहे हो, उनके साथ उनके हालात पूछ रहे हो कि आपका क्या दुख दर्द है। चुनाव बहुत नजदीक है, वादे जो भारतीय जनता पार्टी ने किए है वो अभी पूरे नहीं हुए। अब वही बात करूं, जैसे भारतीय जनता पार्टी से वरिष्ठ नागरिक नाराज चल रहे हैं, महिलाएं नाराज है, गरीब नाराज है, स्टूडेंट्स नाराज है, नौकरी पेशा नाराज है, ओपीएस को लेकर नाराजगी चल रही है, संविदा कर्मी नाराज चल रहे हैं, ठेका कर्मी, संविदा कर्मी और ठेका कर्मी के लिए अशोक गहलोत ने योजना बनाई थी कि इनको परमानेंट करेंगे, इनके लिए आयोग बनाए, उनके लिए रूल्स बनाए, उसको लेकर कोई बात नहीं की। ओपीएस को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कोई बात अभी तक नहीं की। और बेरोजगारों को लेकर 70,000 पोस्टों की घोषणा तो कर दी, मगर कौन सी 70,000? स्कूल खाली है, टीचर्स खाली हैं, जगह पे लोग नहीं मिल रहे, कर्मचारी नहीं है, तो वर्क कैसे होगा? कैसे योजना धरती पे आएंगी? कैसे लोगों तक ये पहुंचेंगे? पेट्रोल डीजल की प्रॉब्लम मेरा जी आप अच्छी तरह से जानती है, लोगों को नासूर की तरह चुभता है पेट्रोल। चुनावों में जो सबसे बड़ा मुद्दा बनाया बीजेपी ने, उस पर क्या किया ये लोग पूछेंगे। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले उस पर कुछ करके ये बताने की कोशिश होगी कि देखिए हमने हमारी गारंटीज पूरी की है। लेकिन जोधपुर चलते हैं, जैसे उदयपुर में डॉक्टर मुनीश अरोड़ा ने बताया संगीता जी कि वहां पर जो पूरे संभाग को कैबिनेट में प्रतिनिधित्व जिस तरह का मिलना चाहिए वैसा नहीं मिला, जिसका नुकसान लोकसभा में हो सकता है। और इसलिए जो है वो चुनाव से पहले मंत्रिमंडल में फेरबदल की बात हो सकती है। आप क्या देखती हैं जोधपुर संभाग में हालात? मीना जी, जोधपुर संभाग की बात करें तो जोधपुर संभाग को बहुत करीब 5 मंत्री बन गए, इसलिए हमारे इधर इस संभाग में मंत्री 5 बन चुके हैं और एक मुख्य संचेतक जोगेश्वर गर्ग भी बन गए, तो यहाँ का तो कोटा पूरा हो गया। मगर जो पूरा ऑल ओवर देखें तो कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर
यानी जैसे कि आप अरोड़ा जी ने कहा उदयपुर है या कोई दूसरे जो संभाग है, वहां से अभी तक पूरा संतुलन बराबर नहीं हुआ, क्षेत्रीय संतुलन बराबर नहीं है, जातिगत आधार पे भी पूरा जो लिया जाना चाहिए मंत्रियों को वो अभी तक नहीं दिया गया। तो हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में इन दोनों चीजों को महत्व रखते हुए बदलाव किया जाए। और कुछ पिछले दिनों जैसे कि अमित शाह आए थे, अमित शाह ने बीकानेर में 3 मंत्रियों को खड़ा करके रखा, यानी उनकी कार्यशैली है उनको लेकर वो बड़े उन्होंने एक तरह से नाराजगी जताई। तो कहीं ना कहीं पूरे जो अभी इतने समय हो गया मंत्रियों को भी, तो मंत्री जो उनको अपना एक दिखाना चाहिए, यानी उनकी कार्यशैली जो पिछले मंत्रियों को लेकर जिस तरह नाराजगी थी जिन बातों को लेकर, वो मंत्री अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहे हैं अभी तक परफॉर्मेंस। और जैसा कि आपने राजीव जी ने भी कहा या अरोड़ा जी का, अफसरशाही अभी भी पूरा तरह हावी है, यानी बदलाव भी किए, जो बदलाव किए जाने चाहिए वो बदलाव नहीं हुए, यानी बदलाव कर दिए। जैसे कि मैं बताऊं, अभी एक लिस्ट आई एसपीज की, तो एसपीज की एक दिन आई, 22 अधिकारियों को बदला गया, कई जगह जिलों में बदला गया, 22 जिलों में, मगर वो 3 दिन बाद वापस एक लिस्ट आती है जो जाके ज्वाइन भी कर लिया जिन अधिकारियों ने, उनको वापस उधर से हटा दिया गया। जोधपुर में 4 एसपी बदले गए हैं, डीसीपी ईस्ट वेस्ट और ट्रैफिक मुख्यालय, तो उसमें 2 एसपी अभी तक ज्वाइन नहीं किया, आज इतने दिन हो गए उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। यानी एक तरह से कहीं सरकार की जो एक पकड़ होनी चाहिए, जैसे कि आप चुनाव वादों की बात करें, लोक विधानसभा चुनाव में वादा सबसे पहला था कानून व्यवस्था की स्थिति क्या बन रही है। यानी आप बताइए कि जिस तरह से उस लड़की को उसने जमानत पर छूटे आरोपी ने जिस तरह से उस पर गोली मारी है, जिस तरह से उसके साथ हिंसा की, तो ये क्या हो रहा है। यानी आप कानून व्यवस्था आपकी कंट्रोल में नहीं आ रही है। जैसे कि आपने वादा किया कि हम लोग चुनाव में आते ही डीजल पेट्रोल के वो इसकी जो समीक्षा करेंगे या जो भी, उस दिशा में भी कुछ नहीं हुआ। तो अभी तक अब जैसे कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, तो मुझे लगता है कि अब महसूस होने लगा है केंद्र नेतृत्व को कि कहीं फेरबदल होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है जिस तरह से कि ये बदलाव भी हो रहा है और जो लोकसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों को लेकर भी चेंज करने की जो चल रही है, और हमारे यहाँ तो मारवाड़ में अंदरूनी जो कलह भी वापस शुरू हो गई है, तो इस तरह से ही माहौल है। तो मुझे लगता है इससे बीजेपी उभरने के लिए कुछ बदलाव कर सकती है। अंदरूनी कलह जोधपुर संभाग में बीजेपी में शुरू हो चुकी है। इसके बहुत बहुत मतलब ये जो है वो अपने आप में काफी है बताने के लिए, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत जहां से है, संगीता जी ये बात सही है कि उनकी खुद की सीट जहां इतना काम उन्होंने कराने की कोशिश की, जहां वो वैभव गहलोत को हराकर चुनाव में सांसद बने, मंत्री बने, उनको उसका पुरस्कार भी मिला, अब उनकी जमीन जोधपुर में कमजोर हो रही है। नहीं, इस तरह निश्चित तौर पे गजेंद्र सिंह जी बहुत ही उन्होंने काम किया है, बहुत अच्छे है, लोगों से संवाद रखते हैं, सब कुछ है, मगर ये जो अंदरूनी कलह है ये अभी का नहीं है। ये शुरू हो चुका था जब पिछले लोकसभा चुनाव में, तब से ये हो रहा है। और ये जो शेरगढ़ के विधायक है बाबू सिंह राठौर, जिनका एक ऑडियो वायरल हुआ है, तो उनको वो वसुंधरा राजे खेमे से हैं, तो इनका वो एक आरोप है कि उन्होंने मुझे टिकट कटवाने के लिए मेरे लिए पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में मेरी टिकट कटवाने के लिए कोशिश की, इस बार भी चुनाव टिकट कटवाने की पूरी कोशिश की। और उनकी जब एक और पिछले चुनाव में विधानसभा चुनाव रक्षा मंत्री आए थे, तो उनकी मौजूदगी में बाबू सिंह को बोलने नहीं दिया गया, उनको बोलने नहीं दिया गया था सभा में। तो उनकी जो एक जो पूरी लॉबी है, यानी बाबू सिंह राठौड़ या जो वसुंधरा राजे खेमे, वो पिछले कई समय से अपने को उपेक्षित महसूस कर रही थी। तो अब जब विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव नजदीक आए हैं, तो उन्होंने पिछले कुछ दिनों में उन्होंने पोस्टर भी फाड़ दिए थे गजेंद्र सिंह जी के, और अब उन्होंने एक खुलकर बिल्कुल ही खुला एक उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाया है। तो एक पूरी एक लॉबी कह सकते हैं कि गजेंद्र सिंह जी के लिए एक पूरी लॉबी
लॉबिंग शुरू हो गई उनके कर दिया खिलाफ, उनको, जो चुनाव में उनको शुरू हो गई। मुश्किलें डाल सकती है उनके लिए। जी, तो जैसे आप जोधपुर के हालात बता रही हैं, अभी-अभी खबर वैसी अजमेर से भी आई, दिया कुमारी बैठक में थी उप मुख्यमंत्री, और वहां पर अनीता भदेल जो पूर्व में महिला एवं बाल विकास मंत्री थी, आज बाल विकास मंत्री जो है वो दिया कुमारी के पास ये मंत्रालय भी है। 5वीं बार की विधायक है अनीता भदेल, काफी वरिष्ठ है। वो भी बैठक से बीच में उठकर चली गई, इस तरह की खबरें आई हैं, जो आज ही हुआ है। तो फिर राजेंद्र मधुकर जी, शेखावाटी में क्या हाल है? पार्टी की भीतर की गुटबाजी, और उस गुटबाजी को बैलेंस करने के लिए, साधने के लिए, कम करने के लिए कैबिनेट में जो रिशफल की बात आ रही है, उसमें भी शेखावाटी से कुछ बदलाव या कुछ नए नाम, कुछ जोड़ना घटाना, कुछ इस तरह की चर्चाएं? आपकी आवाज नहीं आ रही है राजेंद्र जी, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है राजेंद्र मधुकर जी। कोई बात नहीं, वापस जाएंगे राजेंद्र मधुकर जी के पास। राजीव जैन साहब भी हमारे साथ जुड़े थे जयपुर से। जी राजेंद्र जी, बोलिए जरा। आपका ऑडियो इश्यू है राजेंद्र जी। दीक्षा जी, तो आप जी जो कह रही हैं उसमें, और जो, हाँ बोलिए राजेंद्र जी। दीक्षा जी, आप जो कह रही हैं और ग्राउंड की जो रिपोर्ट है उसमें बड़ा फर्क है। आपको जी महसूस हो रहा है ये विरोधाभास के साथ कैसे पार्टी और सरकार आगे चलेगी? देखिए मीना जी, हम जिस तरीके से अगर हम सरकार की बात करें और सरकार की कार्यशैली की बात करें, तो ईआरसीपी का मुद्दा सबके सामने है कि किस तरीके से भजनलाल सरकार ने आते ही सबसे पहले जिन जिलों को पानी से वंचित रखा गया उनको पानी पहुंचाया। ना केवल उनको, सीकर झुंझुनू जैसे एरियाज में भी उन्होंने यमुना का पानी पहुंचाने का काम किया। आपको पता है हरियाणा में जब कांग्रेस की सरकार थी और यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, उन्होंने ऐसा कोई नवाचार करने की कोशिश नहीं करी। यानी इससे ये पता चलता है मीना जी कि सरकार की मंशा जनता को सेवा करना, जनता की ओर सर्व करना है। अब अगर हम बात करते हैं मंत्रिमंडल के विस्तार की, जो हमारा आज का विषय, मुख्य विषय जो था, हम उसमें एक बात देखते हैं। आप सब कह रहे हैं कि ठीक है, ऐसा है, जाति का समीकरण है। आप ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जनता की सेवा के लिए हर एक क्षेत्र, कोटा क्योंकि एजुकेशनल सिटी है, तो वहां से मदन दिलावर जी को एजुकेशन दिया गया। पावर ऑफ, आपने देखा होगा, रावत भाटा पावर सेंटर काइंड ऑफ प्लेस है जहां से हमारे ऊर्जा मंत्री हीरालाल जी नागर आते हैं। यानी हर एक क्षेत्र में जो जो जहाँ की विशेषता है, उस मंत्री को वो जिम्मेदारी देकर के बहुत ही अच्छा एक काम किया, क्योंकि जिसको जिस चीज की नॉलेज होगी, जो जिस क्षेत्र में रह रहा है और जिसको जिस चीज के बारे में वाइड नॉलेज होगी, वो जनता को उस हिसाब से सर्व कर पाएगा। हमने देखा कांग्रेस कह रही है कि यहाँ तो एक ही फरमान, ये जो यादव जी ने भी कहा, मुझे बड़ी हंसी आई है नहीं नहीं, सुनकर के, जिनकी खुद की पार्टी। दीक्षा जी ये बताइए, आप क्या कहना चाह रही हैं कि अभी की कैबिनेट बेस्ट है, उसमें कोई बदलाव का कोई कहीं दूर दूर तक देखिए, अभी कम से कम लोकसभा चुनाव से मीना पहले जी, मतलब नहीं है? जी, मुख्यमंत्री जी के अधिकार क्षेत्र में आता है। केंद्र नेतृत्व, मुख्यमंत्री जी मिलकर के जो फैसला लेंगे, अगर जनता की सेवा के लिए हमें और लोगों की जरूरत है, हमें लगता है कि कहीं हमारी पहुंच नहीं हो पा रही है, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी केंद्र नेतृत्व के साथ बैठ करके एक्सटेंशन कर सकते हैं। लेकिन अभी जो मंत्री बने हैं वो सभी जनता के बीच में रहने वाले, जनता को समझने वाले, और जनता के लिए उपलब्धता जिनकी है, जनता जब चाहे जब उनके दरवाजे जाकर उनसे बात कर सकती है, तो जो सरल उपलब्धता उनकी है। आप अपने पहले स्टेटमेंट को बदल रही हैं। आपको भी लग रहा है स्टेटमेंट नहीं, कि मैंने ये बोला मतलब, पूर्णतया भारतीय, मीना जी, भारतीय जनता पार्टी हाँ, पूर्णतया चुनावी मोड पर है। अगर लगता है, क्योंकि आप सब लोग मुझसे वरिष्ठ और आप सब लोगों ने जिस तरीके से कहा, मुझे लगता है अगर ऐसा होगा, क्योंकि ये बीच में जब एक्सटेंशन शुरू हुआ था, व्हेन देवर प्लानिंग फॉर ये मैं बार मिनिस्ट्री बार कहती हूँ, एक्सटेंशन। ये कई बार की चर्चाओं में, डिबेट में इस विषय पर मैंने बीजेपी और कांग्रेस और अलग राजनीतिक दल जो भी हैं, उन सब के लिए ये एक बहुत बड़ी विषय है कि अपने प्रवक्ताओं को आप जानकारियां तो दे, और प्रवक्ता अपडेटेड तो रहे। तो प्रवक्ता जब नहीं, अपडेटेड पैनलिस्ट पे आप होते देखिए, हैं। हमें ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी फैसले होंगे वो जनता के हित में होंगे। अगर एक्सटेंशन होगा भी मीना जी, तो जनता के हित में होगा। अगर मुख्यमंत्री जी को लगता है कि उनके कारवा को बढ़ा करके उन्हें जनता के बीच में और अच्छे तक काम करना है, तो वो उस कारवा को बढ़ाएंगे, यानी कि उनके मंत्रिमंडल का एक्सटेंशन करेंगे।
जो कुछ एक आधा जगह है, जैसे भी आपने कहा हमारे सुरेंद्र पाल टीटी जी जैसे चुनाव हार गए हैं तो उस क्षेत्र में देना है। गुरदीप बराड़ जो है वो यूथ है, बिल्कुल नया युवा है, उन्हें अगर दिया जाए, या कुछ ऐसे लोग जो उस क्षेत्र से जीत करके आए हैं उन सब अगर उन्हें मंत्रिमंडल दिया जाएगा तो बेस्ट होगा, क्योंकि हर संभाग का पार्टिसिपेशन जरूरी होता है। जब एक सरकार बनती है तो वो 200 विधानसभा से में चुनाव लड़ती है, और जो विधानसभा से वो जीतती है उसके हिसाब से वहां पर वो सेवाएं देना चाहती है कि अगर इस क्षेत्र में ये चीज है तो हमें ये पहुंचाना है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि पूर्वी राजस्थान से भजन लाल जी आते हैं, वहां से हमारे दो मंत्री हैं। तो इस तरीके से जब जनता के बीच में रह करके आप काम करना चाहते हैं, और सरकार चाहती है कि जो जनता ने विश्वास भारतीय जनता पार्टी को दिखाया, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डाल के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, तो सरकार पूर्ण मंशा के साथ में जनता के लिए काम करना चाहती है। अगर भजन लाल जी को लगता है कि मुझे मंत्रिमंडल का एक्सटेंशन करना है, तो केंद्रीय नेतृत्व के साथ इस पर वार्ता करके वो उसका एक्सटेंशन करके जनता की सेवा के लिए कुछ और लोग आगे ला सकते हैं, जो कि ठीक भी होगा। राजेंद्र मधुकर जी, और आप भी कह रहे हैं जी, आवाज आ रही? जिस तरीके से यादव जी आलोचना कर रहे थे, हाँ जी, जिस तरीके से आलोचना कर रहे थे राजेंद्र जी। जी, मैं कहना चाहूंगा, मैडम ने काफी भारतीय जनता पार्टी के प्रोटोकॉल को फॉलो किया है। उसी तरह से कह रही हैं कि हमारे सीएम जैसा चाहेंगे वो जनहित के लिए होगा, लेकिन जब आप आंदोलन करते थे, सड़कों पर उतरते थे, और तब आप कहते थे देखिए महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, तो मुझे एक शेर आ रहा है याद, फिराक गोरखपुरी का, कि हमको तुमको फेर समय का, ले आई ये हयात कहाँ, हम भी वही है तुम भी वही हो, लेकिन अब वो बात कहाँ। आप जिस तरह से देखिए, जिस दिन सरकार बनी थी पहले दिन ही पहला स्टेटमेंट था महिला सुरक्षा राज्य सरकार की प्राथमिकता होगी। अरे दीक्षा जी बीच में नहीं बोलते हमारे कार्यक्रम में, मेरी बात इंटरप्ट हो गई थी। नहीं, मैंने पूछा था राजेंद्र मधुकर जी से। नहीं दीक्षा जी, आप उनको बोलने दीजिए प्लीज। देखिएगा, अभी आप देखिएगा, मैंने पहले भी आपके यहाँ जब चर्चा की थी कि जो मंत्री है वो नवोदित है, उनके अनुभव का अभाव है, और जो पुराने जो अनुभवी हैं नेता, उनसे संपर्क इनको करना चाहिए लगातार, और घोषणाएं लगातार हो रही है, लेकिन इंप्लीमेंट कैसे हो, और हर क्षेत्र की अपने अपने लॉबिंग है, उसको कैसे शांत करना है। शेखावाटी की बात करें तो चूरू में राजेंद्र राठौड़ और राम सिंह कस्बा के बीच में अनबन है, वो नहीं चाहते हैं कि राहुल कस्बा एक बार फिर से सांसद बने, तो दोनों के बीच में जो गुटबाजी है वो कैसे शांत होगी। वहीं झुंझुनू से नरेंद्र कुमार है, वो परास्त हो चुके हैं। अब 2024 का चुनाव लड़ना है, तो कैसे आप शुभकर्ण और दोनों के बीच में सामंजस्य बैठा पाएंगे। तीसरा यह है कि शेखावाटी से किसी भी, यानी कि आपने नेता बनाया लेकिन किसी ने भी एक आवाज नहीं उठाई, हालांकि 6 लोग यहाँ से जीत करके गए हैं। वो तो राज्यसभा के जो मेंबर है घनश्याम तिवारी, उन्होंने यमुना जल समझौता पर चर्चा की और उसको इम्प्लीमेंट किया, उसको आगे ले जाने की कोशिश भी की, तो वो तो साधुवाद के पात्र हैं, मूलतः सीकर से आते हैं, लेकिन विधायकों ने इस मुद्दे पर काम नहीं किया। सीकर में देखिएगा, अभी मैं आज देख रहा था, कल जो है शेखावाटी में किसान आंदोलन की आहट हो चुकी है, तो यहाँ निश्चित रूप से किसानों को भी शांत करना होगा, और जिन जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है उनको प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। आपको गुर्जर और माली जो वंचित रहे हैं, आपको मंत्रिमंडल का विस्तार भी करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल का जो मंत्रिमंडल बना है उसमें अनुभव का अभाव है, और एक तरह से कह सकते हैं तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं। सीकर के एसपी जो श्री राममूर्ति जोशी को लगाते हैं, 4 दिन बाद में फिर उनको हटा देते हैं। तो जनता में एक मैसेज जा रहा है कि सरकार पर अफसरशाही हावी हो चुकी है, अफसर ब्यूरोक्रेट्स जैसा चाह रहे हैं वैसा कर रहे हैं। तो लोग ये कह रहे हैं कि यही वो ब्यूरोक्रेट्स 4 जो पहले जब सीएम थे अशोक गहलोत, उनके साथ खड़े हैं, जब भजन लाल जी आ गए तो उनके साथ भी वही 4 खड़े हैं, यानी आपके वही लोग हैं। फिर बदलाव कुछ क्या है, जनता जिस तरह की अपेक्षा करती है, जनता चाहती है कि तत्काल प्रभाव से जो 100 दिन की कार्य योजनाएं हैं उसको आप इंप्लीमेंट करें, उस पर ये काम नहीं हो रहा है। केवल आपका टारगेट अगर 2024 ही है तो वो एक अलग बात है, लेकिन जनता ने आपको जो वोट दिया है, जनता अपेक्षा करती है कि यथाशीघ्र उनका समाधान होना चाहिए। जी, तो ऐसे में जी डॉक्टर मुनेश अरोड़ा बोलिए। मैं जो चर्चा चल रही थी उसमें 2-3 बिंदु छूट गए हैं। अभी आप तो मंत्रिमंडल के विस्तार की बात कर रही हैं, ट्रांसफर्स की बात कर रही हैं,
तो मैं 2-3 बातें ऐड करना चाह रहा था कि ये जो ट्रांसफर्स हैं, ये जो कर्मचारी हैं, ये कॉकस हो गए। उदयपुर का कर्मचारी एक जगह चढ़ता है, दूसरी सीट पे बैठता है, दूसरी से हटता है, तीसरे पे बैठता है। जोधपुर का कर्मचारी एक चढ़ता है, दूसरे पे, दूसरे से। जब तक पूरा मिक्सिंग नहीं होगा, कर्मचारी को ये एहसास नहीं होगा वाकई मेरा ट्रांसफर हुआ है। अभी ये जो एसपी की बात की, एडिशनल एसपी की बात की आपने, इवन थानों में, एक थाने से हटा वो पास के बगल के थाने में आ गया, तो जो कार्यकलाप है उस एरिया का वो तो नहीं बदला ना। जो गैंग्स काम कर रहे हैं वो तो वैसे के वैसे ही काम कर रहे हैं, तो बदलाव कहाँ हुआ। नंबर 2, मीना जी जिस बिंदु से आपने शुरुआत की आज, उस पर मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाह रहा था, इसलिए मैंने इंटरप्ट किया थोड़ा सा आपको। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आए हुए टाइम हुआ, अभी तक यूडीए मतलब जितने भी निगम है, नगर निगम है, यूडीए मतलब नगर विकास प्रन्यास है, डीडीए वगैरह, जहां पे आदमियों की नियुक्ति होती है, पॉलिटिकल नियुक्तियां होती है, वो नहीं हुई। आयोगों में नियुक्तियां नहीं हुई अभी तक। और जगह पे जहां पे नियुक्त किया जाता है, सदस्य बनाए जाते हैं, वो सदस्य नहीं बनाए गए। अगर ये लोग नहीं आएंगे तो क्या आप 115 के भरोसे सरकार चला जाएंगे लोकसभा तक की? वहां भी जो नियुक्ति बचाएंगे। आप जरा सा पीछे नजर दौड़ाएंगे तो साल 2023 तक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हो रहे थे 5 साल पुरानी सरकार में। तो वही तो प्रॉब्लम थी। दैट्स राइट, मैंने वही पॉइंट इंडिकेट किया कि पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आने के बाद अपना अपना सोचते रह जाती है, मगर आम आदमी का नहीं सोचती, आम वर्कर का नहीं सोचती। ये मेरा बिंदु था कि अगर वो वर्कर का लगेगा कहीं तो आपकी जनता का काम करेगा, आपकी पार्टी का काम करेगा, लोगों को जो भावनाएं हैं उनको पूरी करेगा, जो वो रिक्वायरमेंट है वहां की जनता की उसको करेगा। पर वो तो होता नहीं है। आप खाली मंत्रिमंडल बदल देते हैं, मंत्रिमंडल में खाली रखते हैं कुछ सीटें, लोगों को लालच देके रखते हैं कि अब आपका नंबर आ रहा है, अब आपका नंबर आ रहा है। तो ये पॉलिटिक्स चलती रहती है और जनता वही गुमराह होती रहती है। तो मेरा जो पॉइंट था वो यही था कि इन सब जगह जहां भी नियुक्तियां होनी है, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होने चाहिए, वो भी होने चाहिए। कैबिनेट तो होना ही चाहिए, पूरा बनना चाहिए। और जो खाली रह गए, जैसे मैंने कटारिया जी की जगह का उल्लेख किया, कटारिया जी राज्यपाल बन के चले गए, मगर उनकी पूर्ति नहीं हुई यहाँ पे। तो इस तरह की जो रिक्वायरमेंट है और जो जनता की मांग है उसको राज्य में सुनने वाला कोई होना चाहिए। कैबिनेट मिनिस्टर ये समझे कि उनका विभाग जो है उससे जनता क्या चाहती है। जनता की मांग को जब तक पूरा नहीं किया जाएगा मंत्रियों के द्वारा, तब तक नहीं होगा। खाली जिस तरह के ट्रांसफर क्यों है, ये सिर्फ मजाक बन गए हैं और कुछ नहीं है। मीना जी, यूज ट्रांसफर लिस्ट के जरिए सत्ता में बदलाव के संकेत देने वाली सरकार अब सरकार में बदलाव अगर करती है तो डॉक्टर सीबी यादव जी, आपको ये कितना ठीक भी लगता है विपक्ष में बैठ के कि सरकार को 3 महीने बाद कैबिनेट रिशफल करना चाहिए? कितना समय उचित होता है कैबिनेट रिशफल का? नहीं, कैबिनेट का गठन जो हो वो गठन ही थोड़ा बातचीत और पूरे संवाद के साथ में हो, उसमें अनुभव का और नए लोगों का मिश्रण होना जरूरी है। देखिए, सरकार चलाना कोई आसान काम नहीं होता है, उसमें अनुभव की जरूरत रहती है। ये शायद मैं जो समझ पा रहा हूँ एक पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट के नाते भी, ये जो ऊपर जो उनका हाईकमान है वो ये सोचता है कि कोई अगर अनुभवी व्यक्ति आएगा तो वो उनको चैलेंज करेगा, तो वो बिल्कुल नए लोगों को, ऐसे नौसिखिया लोगों को बैठाते हैं। ये मोदी की एक स्टाइल है। ये पूरे, मैं केवल मोदी की नहीं कहता, इनकी जो टॉप लीडरशिप जहां से डिसाइड करती है उनकी एक स्टाइल है। जो ट्रांसफर की बात अभी आप कर रहे हो, आप देखेंगे, चलिए ट्रांसफर, पहले तो ब्यूरोक्रेसी में पता नहीं हम ट्रांसफर को इतना महिमा मंडित क्यों कर रहे हैं। बेसिकली इससे पूरा ब्यूरोक्रेसी में एक इनसिक्योरिटी व्याप्त हो जाती है। अभी मैं तारानगर की लिस्ट देख रहा था, मीना जी आप बड़ा चौंक जाओगे कि जो प्रधानमंत्री ये कह के गए थे कि नहीं ट्रांसफर डिजायर और ये नहीं होना चाहिए एक जाति विशेष के, और मैं मुझे नाम लेते हुए कोई उसमें अफसोस नहीं है, केवल जाट जाति के पूरी लिस्ट में केवल एक जाति के लोगों का ट्रांसफर तारानगर की लिस्ट से अभी आया। तो इस तरह का अगर ब्यूरोक्रेसी में इस तरह से कास्ट बेसिस चीजें हो जाए, ट्रांसफर और पोस्टिंग और उनमें, तो आप सोच सकते हैं कि फिर उसका उस प्रदेश का क्या हालात होगा। सरकार बनते ही मीना जी एक मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है? अभी आप
कह तो रहे थे अभी आप बीजेपी के प्रवक्ताओं से, पता नहीं इतनी अपेक्षा क्यों रख लेते हो कि सूचना हो। इनके तो सीएम को और पूरी स्टेट लीडरशिप को ही कोई सूचना नहीं होती है, आप प्रवक्ताओं से सूचनाओं की आप लोगों अपेक्षा को होती है रखते सूचना, हैं। सोनिया जी फोन करके बताती है आप जी लोगों हाँ। को? तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक सरकार बनती है तो मुख्य जिम्मेदारी होती है कि जिन वादों के साथ में वो सरकार आई उन पे वो काम करे। राजस्थान सरकार जो जो बीजेपी जिस समय चुनावी मोड पे थी, सबसे बड़ा मुद्दा था पेट्रोल डीजल का, और कि बस पहली ही कैबिनेट में ये फैसला हो जाएगा, अभी तक वो नहीं हुआ। पेपर लीक का मुद्दे को लेके तमाम तरह की चीजें हैं, 3 पेपर लीक अपडेट अभी हुई है सरकार एसआईटी के बढ़ने गठित तक, कर 3 कर पेपर लीक के सीबी हो सरकार ने गए। यादव उस जी, पे त्वरित दीक्षा सीबी फैसला जी, यादव लिया। जी, सीबी यादव जी, जी, हम विषय से कानून ना व्यवस्था, हटे, इसलिए सीबी कानून यादव जी, व्यवस्था, हम विषय मैं से आपको ना हटे, इसलिए वापस मैं विषय पर आते हैं। आपने आपने जो बात कही ना कि हम ज्यादा अपेक्षा कर लेते हैं, हम नहीं, पूरे प्रदेश और देश की जनता अपेक्षा करती है प्रवक्ताओं से कि जब वो आए तो अपनी पार्टी का प्रतिबिंब रखें। आप लोग चेहरा है अपनी पार्टी का, आप जो बोलते हैं वो पार्टी बोलती है। आप लोग अगर अपडेटेड नहीं होते हैं तो पार्टी अपडेटेड नहीं है, आपकी पार्टी की स्थिति पता चलती है उससे, चाहे वो तो मैं वही कांग्रेस तो हो, चाहे बता रहा हूँ, बीजेपी हो, चाहे कोई मैं और वही हो, बता रहा हूँ, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में, हाँ। मीना जी, भारतीय जनता पार्टी में प्रवक्ताओं को छोड़ो, खुद आज भजनलाल जी को पूछे ना कि मंत्री कौन बनने वाला है कल, मंत्रिमंडल में विस्तार हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप सोचिए, जब एक देश, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री ही इतना कम सूचित और इनसिक्योर हो, उस प्रदेश की क्या स्थिति हो सकती है। आपकी सोनिया गांधी तो सबसे पूछ उनका के काम कॉन्फिडेंस करती हैं। कैसे, सोनिया जी, एक राहुल एक जी और प्रियंका एक कैबिनेट का, ऑफिस और में गुड़ फोड़ देखिए देते क्या हैं होता है, एक और पूरी कॉन्फिडेंस पार्टी होता इन्हीं है, लोग चला रहे तो हैं, उनको एक परिवार कॉन्फिडेंस पूरी ही नहीं पार्टी है, चला रहा और ये है। कॉन्फिडेंस वहां तो नहीं है, इसी का लोकतंत्र की परिणाम है खूबसूरती मीना कि जी। दीक्षा जी, आ पार्टी रही में हूँ अलग आपके अलग पास। घर के कार्यकर्ता है, अलग अलग दीक्षा दीक्षा घर जी, जी, के मैं आ रही हूँ कार्यकर्ता है, आपके आम पास। जनता है। दीक्षा जी, मैं आ रही दीक्षा हूँ जी, आपके पास। तो मैं आपसे, मैं एक राजीव जैन जी जो चले गए, मैं उनकी बात का जवाब देना चाहता हूँ। उन्होंने हमारी पार्टी की कमियां उजागर करते हैं, हम निश्चित तौर पर उनका स्वागत करते हैं। लेकिन एक एक मीना जी, एक बात को सोच के देखिए कि अगर कांग्रेस पार्टी जिस समय इस देश के संविधान और लोकतंत्र को बना रही थी, उस समय इस मानसिकता के साथ में होती थी कि हम विपक्ष को बिल्कुल कुचल देंगे, और विपक्ष को अगर 1 रुपया भी कोई फंड करेगा तो उनका हम तबाह कर देंगे, अगर ये मानसिकता होती, अगर उस समय ये मानसिकता होती कि इन संस्थाओं का दुरुपयोग करके केवल एक व्यक्ति व्यक्ति मतलब केवल एक पार्टी व्यवस्था लागू हो जाए, अगर उस समय ये मानसिकता होती कि ये जो संस्थाएं हैं उनका पूरा मिसयूज केवल चुनावी मशीनरी के अंदर हो जाता, तो क्या ये लोकतंत्र में ये जो आज पार्टी देख रहे हैं ये वजूद में रहती। हम जो संघर्ष कर रहे हैं ना मीना जी, वो संघर्ष इस बात पे कर रहे हैं कि हमारे सामने जो पार्टी है वो राजनीतिक दल सरकार चलाने के लिए नहीं है, वो चुनावी मोड में रहती है 5 साल, और उसके माध्यम से केवल सत्ता प्राप्त करती है और विपक्ष और तमाम तरह की चीजों को वो खत्म करते हैं। हमने इसकी तो परिकल्पना नहीं की थी ना। तो आज कांग्रेस पार्टी का मूल्यांकन कभी कभी करते समय हम लोग केवल ये देखते हैं कि ये हो नहीं रहा, उस परिस्थिति में खुद को रख के देखे कांग्रेस पार्टी नहीं कि नहीं, किन सीबी ताकतों यादव से जी, लड़ आप रही है। गलत सोच रहे हैं, आप आप गलत देखिए, सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस ऐसा पार्टी कैसे का नहीं है। मूल्यांकन जब होता है तो नंबर एक, तमाम संस्थाओं का बातें दुरुपयोग ध्यान हो में रहा है कि रखी नहीं हो जाती रहा। है। आप नहीं आप नहीं, बताइए, अब इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला है मीना जी, आप ही बताइए, इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मामला है उसमें पूरा का पूरा पार्टी का 95% अगर फंड केवल एक ही पार्टी को आए, तो विपक्ष चुनाव लड़ने के लिए बराबर का धरातल भी तो चाहिए ना। आप जी, मानते हैं कि नहीं तो मानते हैं कि ये मीडिया ये को क्या बात वो ये बात इंडिपेंडेंस आपको है। आज ये बात आपको आज क्यों समझ में आ रही है? ऐसा ये थोड़ी है ये कि हमें हमने इस लोकतंत्र को रक्षा की है, एक इसलिए हम पार्टी को सड़कों पर लड़ फंड रहे हैं इस पहली बात बार में। हो रहा है। इस देश में ऐसा नहीं है ना, इस देश में नहीं, कांग्रेस अगर ये पार्टी को भी एक मानसिकता तरफा कांग्रेस फंड रखती होता रहा तो है। बीजेपी कभी सत्ता में आ सकती थी। दीक्षा बीजेपी खंडेलवाल कभी जी, सत्ता में आ सकती थी अगर ये कैसी मेंटेलिटी बेवकूफों कांग्रेस वाली के बात भीतर कर रहे हैं आप होती। दीक्षा यादव जी? खंडेलवाल आप जी, हाँ, लोकतंत्र पे सीबी सवाल उठा यादव रहे जी हैं, की जनता बात के हो मत गई पे है। सवाल सीबी उठा रहे हैं यादव आप। जी का कहना है, दीक्षा जी, सीबी यादव जी का कहना है कि भाई विपक्ष को इतना मत तोड़िए कि विपक्ष की ताकत खत्म कर देते हैं आप लोग, जैसे उससे पहले इस तरह से नहीं हुआ। सीबी यादव जी को ये ध्यान नहीं, उस समय विपक्ष ही ऐसा नहीं था कि उसे ऐसे तोड़ा जाए। आज का विपक्ष मजबूत है तुलनात्मक रूप से, इसलिए सरकार डर रही है। ये भी समझना पड़ेगा, भले ही वो कमजोर सीटों के लिहाज से लोकसभा और राज्यसभा में आज की तारीख में हो, लेकिन 1885 से जो जिस तरह का माहौल चल रहा है और जिस तरह की कांग्रेस है, उसमें आज उस कांग्रेस को तोड़ पाना इतना आसान नहीं है। इसीलिए तो सत्ता पक्ष को इतनी ताकत लगानी पड़ रही है। सीबी यादव जी इस तथ्य को नहीं समझ रहे हैं, इस तथ्य पर गौर नहीं कर रहे हैं। सत्ता पक्ष नहीं, को देखिए इतना मीना जी, ताकत देखिए जी मीना दिक्कत जी, है। हम्म
आप ये देखिए कि विपक्ष इतना खुद ही बिखरा हुआ सा विपक्ष है। वो क्या कुछ कर पाएगा और कोई किसी को क्या तोड़ेगा? जिस पार्टी की ना नीति का पता ना नेता का पता। अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो ना उनकी नीति का पता ना नेता का पता। आप इनसे पूछें इनकी आइडियोलॉजी क्या है। हमने जब राम राम कहने लगा तो ये भी राम राम शुरू हो गए। जब हमने बात करी सबको एक साथ रखने की तो उन्होंने बात करी। जब कांग्रेस की सरकार थी, थोड़ा पीछे चलते हैं अपन, जब कांग्रेस की सरकार थी आप सब मेरे अरे साथ बैठे हो, दीक्षा सब जी, वरिष्ठ है। आप दीक्षा बताइए जी, मीना जी, आप आप पहले 2 मिनट मुझे अपनी मेरी बात करने छोड़िए। दीजिए। आपके पहले क्वेश्चन का आंसर दे दूं, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन का। आपने देखा, आप सब मुझसे बड़े, आपने देखा होगा आए दिन बम धमाके होते थे, आए दिन विस्फोट होते थे, आए दिन देश में आतंकवादी हमले होते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और सुरक्षित देश के रूप में आज भारत जो है उभर के आ रहा है। किस तरीके से हमारी सीमाएं सुरक्षित है, किस तरीके से हमारी आर्मी मजबूत है, किस तरीके से सरकार सुरक्षित है, किस तरीके से हम इंटरनेशनली हमारी साख बढ़ाए हुए बैठे। आज इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते नहीं कह रही हूँ। अगर आप रोड पे चलने वाले किसी आम व्यक्ति से भी पूछेंगे ना तो वो भी थोड़ी गर्व से राजस्थान कहेगा, की बात वो भी करिए ना प्राउडफुली दीक्षा जी। कहेगा, दीक्षा जी, थोड़ी वो भी बड़ा राजस्थान की बात प्राउडफुली। करिए, मैं नरेंद्र मोदी जी राजस्थान की नहीं, राजस्थान के मैं मंत्रियों की आपको बात करिए, नेतृत्व की ही बात राजस्थान के कर रही हूँ मीना मुख्यमंत्री जी। की आप बात मुझे मेरी करिए। बात पूरी रखने देंगे 2 मिनट? हम नहीं, जिस मैं तरीके पूरी से रखनी बात, दूंगी, लेकिन विषय हाँ से हटेंगे तो रोकूंगी भी। नहीं, विषय से नहीं, आप ही बोल रहे हैं जिस तरीके से बोल रहे हैं। आपके ये आप ही देखिए जिस तरीके से आपका नेतृत्व मजबूत होता है। जब तोड़ने की बात करें, क्या विपक्ष को तोड़ते हैं तो आपके पास नेता कौन है जो बांध के पार्टी को रख रहा है? आप ये बताइए। जैसे ही चुनाव आ रहे हैं, चाहे विधानसभा के चुनाव थे, तो इनके कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता हमारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जो भी आएगा उसका स्वागत होगा। आप ये देखिए उसी तरीके से ये तो अपनी यात्रा में बिजी है और इनकी पार्टी टूटती हुई जा रही है। भारत जोड़ो में कहाँ किसको जोड़ पा रहे हैं, खुद की पार्टी को बचा नहीं पा रहे। इनके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है। इनका जो राहुल गांधी जी जो कहते हैं उसे जनता सीरियस नहीं ले रही है, इनके नेता सीरियस नहीं ले रहे हैं। आप ये देखिए आज जो सबसे बुरी हालत है वो उनके नेतृत्व की ही कमजोरी है। तो भारतीय जनता पार्टी पे इल्जाम लगाना बंद कीजिए। आपकी नीति, आपके नेता को बदलिए और फिर आप देखिए कि शायद आप कुछ कर पाए। वरना इस हालात में तो जनता को आप पे कभी ना आज विश्वास है ना कल होगा। आपने जिस तरीके से असुरक्षित माहौल बनाया, जिस तरीके से आपने विदेशी चीजों का दीक्षा जी, प्रमोट किया दीक्षा जी, आज भारत में। दीक्षा जी, आपने सुना उदयपुर, जोधपुर, अजमेर, शेखावाटी, यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है आपकी पार्टी के भीतर? देखिए जिस तरीके से सचिन जी और अशोक गहलोत जी के बीच में चल रहा है उससे तो बहुत ही बेहतर स्थिति है। हमारे यहाँ नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी में एक ही व्यक्ति करते हैं, जो सबको समाहित करके किया जाता है। ऐसा नहीं कि एक परिवार कर रहा है और वो एक नेता, क्योंकि डिसिप्लिन पार्टी है। और आप देखिएगा राजस्थान से 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, जैसे कि पिछले हम दशकों से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रही है। जनता को विश्वास है, इसी विश्वास कर जनता ने स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और इसी विश्वास के दम पर भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता को यह अटूट विश्वास है कि जनता का फिर से तो प्रेम इसी भारतीय जनता विश्वास पार्टी के के दम झोले में पर आएगा कैबिनेट और में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। ये मीना जी, मैं 25 30 सीटें सेकंड पुख्ता लूंगा करने की गारंटी, 30 ये सेकंड का समय। 25 सीट पुख्ता करने की गारंटी मंत्रिमंडल विस्तार भी है। एक गारंटी जो पहले आपने दी नहीं, गारंटी लेकिन अब काम लग रहा है। जो जनता के बीच में काम करेगा वो उसे जनता स्वीकारेगी, जो जनता के बीच में सीपी यादव अवेलेबल जी, रहेगा उसे जनता सीपी स्वीकारेगी। यादव जी कुछ बोल जिसके रहे थे, पास जल्दी से नेता मजबूत बोलिएगा। होगा बिल्कुल उसे 30 जनता सेकंड का मैं स्वीकारेगी। एक मोदी के इंटरप्शन नाम पे चाहता हूँ। आपने कहा, मोदी के नाम को इतना प्रबल और हस्ताक्षर मानती है जनता कि मोदी की गारंटी पर जनता वोट डालेगी और जो वोट डालेगी ठीक है, भारतीय ठीक जनता है। पार्टी के जी, पक्ष मैंने में दीक्षा कहा सरकार जी, बनाई एक और जाएगी। गारंटी, हाँ, लोकसभा मैं चुनाव से पहले मैं कैबिनेट फेरबदल। मीना जी, काम की गारंटी, जनता के बीच मीना में जी, काम की गारंटी। अच्छा, मैं सीपी सिर्फ यादव जी बोलिए। इतना सा चीज ऐड कर रहा हूँ कि अगर आज ईडी, सेबी और इनकम टैक्स का ये निष्पक्ष कर दिया जाए ना, तो ये बीजेपी पर जिस पे गर्व कर रहे हैं ना, ये उन तमाम चीजों के बावजूद भी डिस्प्यूट है। मैं कह सकता हूँ पूरे दावे के साथ कि आधी बीजेपी जो है यार बिखर आपकी जाएगी, आपकी टूट पार्टी ने जाएगी। इमरजेंसी के टाइम ये पे टूटे, ये तो पत्रकार से लेकर के हर एक वर्ग का उनके हाथ डर से बांध एकजुट दिया है। था। आपने किस उनके तरीके डर से से तानाशाही एकजुट, की थी, उनसे आप वो डर से भूल गए। बेचारे और अपने आपकी अपने अगर आप दिलों में बने सरकार हुए में हैं। रहे और आपको बिल्कुल लगता है कि आप, सरकारी सरकारी ये तो उनके आप मेरी उस बात डंडे सुनिए, के सरकारी बदौलत दफ्तरों ये को, रखे हुए सरकारी हैं मीना जी। एजेंसियों को आप ऐसे कर सकते हैं? आप खुद हम अगर सरकार में हमारे रह करके आए हैं, हम दीक्षा जी की अगर सारी किसी एस्पेक्ट पे आलोचनाओं को आपने दीक्षा स्वीकार राज जी, कर किया, अगर लेते आप हैं, प्रश्न दीक्षा उठा जी, रहे हैं सरकारी लेकिन दीक्षा जी, जब आप बोल रहे थे तो सीबी यादव जी चुपचाप बैठे थे। प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज। हम और इनकी सीबी सारे यादव जी, आरोपों को स्वीकार कर लेते हैं कि हमारे में तमाम तरह की कमियां हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें इस देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को बनाए रखा है। और ये छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़े दिल का काम होता है दीक्षा जी। इस बहुत देश का सारे संविधान और उदाहरण है लोकतंत्र सीबी यादव 2000 जी, सालों के बहुत संघर्ष से सारे बना है। उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण है इतिहास में। जब नजर डालेंगे आप भी कि कैसे लोकतंत्र का हनन कांग्रेस ने भी किया, ऐसा नहीं है। लेकिन समय है कि उस वक्त
आपने जो किया उसकी भरपाई आज करनी पड़ रही है। शनै शनै सब होता है। आज ही कांग्रेस पार्टी इस स्थिति में नहीं पहुंची है, बहुत लंबा समय लगा है। वैसे बीजेपी आज इस दौर में नहीं पहुंची, और बीजेपी का नेतृत्व अगर अधिनायकवादी है तो अधिनायक इस देश और दुनिया में कहाँ चले हैं, इतिहास खोल कर देख लीजिए। जो कुछ समय के लिए चल सकते हैं लेकिन समय उनका तय है। बहरहाल डॉक्टर मुनीश अरोड़ा, तो ऐसे में अगर कैबिनेट रिशफल होता है तो लोकसभा चुनाव में उसका फायदा होगा बीजेपी को? मेरी बात मीना जी, बात तो आपकी सही है। अगर संगठन मजबूत करता है पार्टी को, पार्टी में मंत्रिमंडल में अगर मजबूती आती है, नीचे के लेवल पे बोर्ड के अध्यक्ष आते हैं, वो आते हैं, तो मजबूती से जनता का काम तो होता ही है। मगर मीना जी, जो आज आपने टॉपिक लिया है ना, वो बीजेपी के लिए अलार्मिंग है। वो उनको जगा रहा है कि आप चैत जाओ। मैं बड़े भारी मन से आपको कह रहा हूं, मैंने पिछली बार नाम लेकर कहा था बीजेपी के नेताओं के। अभी भी मैं आज आपको एक बात कह देता हूं, आज भी मैं बहुत से बीजेपी नेताओं के साथ बैठा और उन्होंने एक बात कही जो बहुत मर्म की थी। उन्होंने कहा हमारे यहाँ शाइनिंग इंडिया हुआ था, उसकी वजह से चुनाव पहले कराए गए थे, मगर हालात क्या निकले बाद में जाके। 4 महीने ये पहले मेरा चुनाव कहना कराए नहीं है, 2004 में। हाँ हाँ, ये मेरा कहना नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के बुजुर्ग नेताओं का कहना है। तो इसका मतलब कि जो आपने ये विषय लिया आज, तो वो विषय भारतीय जनता पार्टी को सचेत कर रहा है कि अगर आपको अपना लक्ष्य को पाना है 25 से 25 को, तो आपको आमूलचूल परिवर्तन करना होगा। क्योंकि आप कांग्रेस का हाल देख लो, आप कांग्रेस का हाल देख लो। कांग्रेस एक लीग पे चलती रही और आज इस स्थिति में आके खड़ी हो गई। तो पत्रकार का काम आईना दिखाना है, संभालना पार्टी के प्रवक्ताओं का और पार्टी के नेताओं का है। तो जो शाइनिंग इंडिया वाली बात, जो शाइनिंग इंडिया वाली बात कह के किन बुजुर्ग बीजेपी के नेताओं ने एक अलार्मिंग घंटी बजाई है, जिसको आज आपने मौका दे दिया मुझे बोलने के लिए कि मैं ये बात आप तक पहुंचा सकूं। जी जी, बाकी तो विषय आपके हाथ में है। जी जी जी, डॉक्टर मुनीश अरोड़ा, शुक्रिया। अक्सर हम उन्हीं विषयों को चुनते हैं, उन्हीं विषयों पर बहस करते हैं जिससे जनता का हित जुड़ा हुआ रहता है, और इसीलिए हमने न्यूज़ 24 में हमारी क्रेडिबिलिटी बनाई हुई है। संगीता जी और राजेंद्र मधुकर जी, छोटा छोटा रिएक्शन आपसे लूंगी। राजेंद्र मधुकर जी, अगर कैबिनेट में, जी बोलिए बोलिए। जी जी, मैं तो सबसे पहले यादव साहब के लिए कहना चाहूंगा, कांग्रेस के लिए विशेष रूप से कि आपने इनको जगह दे दी कि तुम चाहते तो हालात बदल भी सकते थे और मेरी आंखों के आंसू तेरी आंखों से निकल भी सकते थे, मगर तुम तो ठहरे रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो आगे निकल भी सकते थे। और उसी का परिणाम है कि जिस भ्रष्टाचार को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आक्रामक रुख अपनाया, वो बिल्कुल शिथिल है कि जिन्होंने लूटा सरेआम मुल्क को, उन लफंडरों की तलाशी कोई नहीं लेता। गरीब लहरों पर पहरे बैठाए जाते हैं, समंदरों की तलाशी कोई नहीं लेता। आपने बात की थी डीपी जारोली की, बहुत चर्चा की थी, हम सबको अंदर कर देंगे, अभी कुछ नहीं हुआ। 200 कॉलेज पढ़ी, उसमें कहीं एक चपरासी है, कहीं एक प्रिंसिपल है, अभी तक कोई काम नहीं किया। बात करते हैं चिकित्सा, यहाँ पर अभी तक असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि चिरंजीवी योजना के अनुसार आपको चिकित्सा होगी या नहीं होगी, आयुष्मान में कैसा होगा, दोनों एक ही होंगे या नहीं होंगे। आरजीएचएस में ज्यादातर जितने भी जो मेडिकल स्टोर है वो दवा नहीं दे रहे हैं। तो आप ये बताइएगा कि आपको चिंतन करना पड़ेगा निश्चित रूप से, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे। अभी आओ मिलकर विचार करें, ये है सभी। ओपीएस भी जी संगीता जी, ऑडियो ऑन करिए संगीता जी अपना। संगीता जी, जोधपुर को वैसे तो पहले ही बहुत कुछ मिल चुका है, लेकिन आपका ऑडियो अभी भी ऑन नहीं है। लोकसभा चुनाव, हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। लोकसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल और बोर्ड और तमाम ये जो राजनीतिक नियुक्तियां, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होते हैं, तो उसका फायदा लोकसभा चुनाव में जाहिर है, स्वाभाविक है। हाँ मीना जी, जैसा कि मैं ये बता रही थी आपको कि विधानसभा चुनाव में अशोक गहलोत जी ने भी बड़ी बड़ी गारंटियां दी, बहुत वादे किए, मगर उसी तरह सिर्फ अभी भी जैसे कि बीजेपी ने जो विधानसभा चुनाव में जो वादे किए थे या जो गारंटियां दी थी, अभी पूरी नहीं हुई है।
दूसरी ओर अभी 3 महीने बीत गए, 3 महीने बाद भी उनका जो एक इनपुट आना चाहिए, दिखना चाहिए, जनता को होना चाहिए कि हाँ सरकार काम कर रही है, अभी तक नहीं दिख रहा है। तो जैसा कि आपने अब मुझे लगता है कि चुनाव नजदीक है, तो जो लोगों की लोग काम नहीं हो रहे, या जैसे कि उदयपुर, सीकर या जहां भी नहीं लिए गए हैं, मंत्री नहीं बनाए गए, तो एक वो क्षेत्रीय संतुलन बिठाकर मंत्रिमंडल विस्तार करें और लोगों का काम किया जाए। यानी सिर्फ एक वादे या क्रिटिसाइज करके पिछली सरकार के नहीं होगा, काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ 24 पर जो बात निकलकर आप सबसे चर्चा के बाद सामने आ रही है वो ये कि मंत्रिमंडल फेरबदल कर लीजिए, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट कर लीजिए, जातिगत समीकरण साध लीजिए, क्षेत्रीय लोगों को जो है एडजस्ट कर लीजिए, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है जनता के काम कीजिए। अगर जनता के काम करेंगे तो वोट जरूर मिलेंगे, नहीं तो ठीक है, चुनावी समीकरण साधना एक अलग मुद्दा है और जनता के दिलों में राज करना एक अलग मुद्दा है। आज सरकार 3 महीने बाद जब देखते हैं तो बहुत बड़ा बदलाव जैसा प्रदेश में नजर क्यों नहीं आ रहा। इस सवाल के साथ आज छोड़ के जाते न्यूज़ 24 के दर्शकों को, अगर हमारे पैनलिस्ट से कोई सवाल करना है तो हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर आप अपने सवाल और सुझाव दोनों कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।